गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेटा, आप लोग कक्षा सात की कक्षा सात की हिंदी निकालो। देखिए पाठ 5 है आपका, तारों की दुनिया में। देखिए इसके लेखक है जयंत विष्णु नालिकर। देखिए वैज्ञानिक लेख है। खोल लिया बेटा आपने? देखिए पढ़िए। खुले आकाश में सूर्यास्त के बाद हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। देखिए सूर्यास्त बेटा जानते हैं, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद में क्या होता है कि हमें तारे दिखाई देने लगते हैं। दिखाई देते हैं ना बेटा? हाँ, तो देखिए आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं और सूर्य के क्षितिज के नीचे जाने पर, देखिए सूर्य के क्षितिज के नीचे जाने पर जानते हैं बेटा, क्षितिज पृथ्वी और आकाश का मिलना क्या कहलाता है? क्षितिज। जैसे कि हम यहाँ से खड़े होकर के और ऐसे बहुत दूर तक देखते हैं तो देखिए क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे हमारा ये आसमान या आकाश पृथ्वी पर छू रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पृथ्वी और आकाश का मिलना, तो ये क्षितिज कहलाता है। तो ये क्षितिज के नीचे जाने पर भी कुछ समय तक आकाश पर हल्का सा प्रकाश छाया रहता है। क्या होता है? देखिए बेटा, आप लोग देखते हैं जब सूर्य अस्त होता है तो हल्का हल्का सा उजाला हम लोगों को दिखाई देता रहता है। जब वह प्रकाश भी लुप्त होने लगता है, लुप्त होने का मतलब जब वो प्रकाश खत्म हो जाता है तब क्रमशः तारे आकाश के पर्दे पर दिखाई देने लगते हैं। फिर क्या होता है, हमें आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं। वे कहाँ से आते हैं? तारे किसी एक जगह से नहीं आते और ना ही वे एकाएक यानी अचानक आकाश में प्रकट हो जाते हैं। तारे किसी एक जगह से नहीं आते हैं, तारे कहीं से आते नहीं हैं और ना ही एक हमको अचानक दिखाई देने लगते हैं। वे अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं। क्या होता है कि तारे अंतरिक्ष में हमेशा मौजूद रहते हैं, यानी वहीं पर एक जगह पर उपस्थित रहते हैं, पर सूर्य की चमक के आगे उनका तेज फीका पड़ जाता है। और क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश होता है यानी सूर्य की चमक होती है तो जो तारों का प्रकाश होता है वो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। क्या होता है बेटा? हम लोगों को तारों का प्रकाश दिखाई नहीं देता है और वो फीका पड़ जाता है और वो दिन में नहीं दिखाई देते। और क्या होता है, इसी कारण सूर्य के प्रकाश के कारण हमको दिन में तारे नहीं दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, चंद्रमा के धीमे प्रकाश में भी कई तारे लुप्त हो जाते हैं। और देखिए सूर्य के प्रकाश से ही नहीं बल्कि चंद्रमा के धीमे प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश जब पड़ता है तो कई तारे भी ऐसे होते हैं जो हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। देखिए एक संस्कृत सुभाषित है। देखिए संस्कृत में ये जो सुभाषित में यानी अच्छे वचन, उत्तम वचन, देखिए लिखा हुआ है, वर्मे को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्खा सतानपि एकाह चंद्रस्त मोहित नातु तारागणा शतम। देखिए श्लोक लिखा हुआ है। अब देखिए इस श्लोक का अर्थ क्या है? वर्मे को गुड़ी पुत्रो ना चाह मूर्खा शतानक, यानी 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र बेहतर है। एका चंद्रस्त मोहित नातु तारागणा शतम। देखिए एक चंद्रमा अंधकार दूर कर सकता है जिस काम को सैकड़ों तारे नहीं कर पाते हैं। जैसे कि 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणवान पुत्र बेहतर है। इस श्लोक में देखिए क्या बता रहा है कि 100 मूर्ख पुत्र में से पुत्र कैसा हो? एक हो और कैसा? गुणवान, गुणवान पुत्र हो, एक हो तो बेहतर है 100 मूर्ख पुत्र ना हो। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि सैकड़ों तारे अंधकार को नहीं दूर कर सकते हैं, केवल एक चंद्रमा भी उस अंधकार को दूर कर देता है। देखिए वास्तव में कवि ने इस श्लोक में तारों के प्रति अन्याय किया है। और देखिए क्या,
लेखक कह रहा है कि वास्तव में कवि ने इस श्लोक में तारों के प्रति अन्याय किया। जो श्लोक में लिखा गया उसके प्रति बताया गया कि तारों के प्रति अन्याय किया है। तारे बहुत प्रकाशवान होते हैं। तारे कैसे होते हैं? प्रकाशवान होते हैं, इनमें प्रकाश होता है। सूर्य भी एक तारा ही है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। केवल निकट होने के कारण वह बहुत तेजस्वी लगता है। निकट मीन्स पास में। ये पास में होने के कारण इसका जो प्रकाश होता है हम लोगों को बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ये तेजस्वी लगता है। जैसे 100 वाट पावर के बल्ब, जैसे आप लोग देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, जैसे 100 वाट का पावर के बल्ब को 1 फुट की दूरी से देखने का अगर हम दुस्साहस करें, जैसे 100 वाट का जो पावर का जो बल्ब होता है उसको हम कितनी दूरी से, 1 फुट की अगर दूरी से देखते हैं तो हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है। उसका प्रकाश हम लोग नहीं देख पाते हैं ऐसे खुली आंखों से। उसी प्रकार से वही बल्ब 100 मीटर की दूरी से देखने पर कितना मंद लगेगा, और वही बल्ब को अगर हम 100 मीटर की दूरी से देखते हैं तो उसका जो प्रकाश होता है मंद मीन्स धीमा। कैसा होता है? मंद मीन्स धीमा होता है। तो वो हमें प्रकाश कैसा दिखाई देता है? धीमा या हल्का दिखाई देता है। इसी प्रकार आकाश में दिखाई देने वाले तारों में कई तारे सूर्य से भी कई गुना प्रकाशवान हैं। और क्या है? जो आकाश में हमें तारे दिखाई देते हैं, ये तारे, कई तारे ऐसे हैं जो सूर्य से भी कई गुना प्रकाशवान है। बहुत तेज उनमें प्रकाश है, लेकिन बहुत दूर होने के कारण वो मंद लगते हैं। किस कारण से लगते हैं? कि ये तारे बहुत दूर हैं, इस कारण से हमको वो मंद लगते हैं। और चंद्रमा, उसका प्रकाश तो खुद का अपना नहीं है बल्कि सूर्य का बिखराया प्रकाश है। और ये चंद्रमा है, इसमें खुद का प्रकाश नहीं है, और ये किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। तो देखिए, प्राचीन काल से तारों का अध्ययन करने वालों ने कई महत्व की बातें देखी है। जो पुराने समय से, प्राचीन काल से यानी पुराने समय से तारों का जो अध्ययन करने वालों ने कई महत्व की बातें देखी हैं। उन्होंने देखा कि अधिकांश तारे सूर्य की तरह पूर्व से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। क्या देखा है? कि बहुत से तारे ऐसे हैं जिस प्रकार से सूर्य पूर्व की ओर से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, उसी प्रकार से तारे भी पूर्व की ओर से निकलते हैं और पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। इसलिए यदि तुम कैमरे का शटर रात भर खुला रखकर आकाश का फोटो खींचोगे तो तुम्हारे फोटो में तारे नजर नहीं आएंगे। क्या होगा? यदि तुम खुले आकाश का फोटो खींचोगे तो तुम्हारे फोटो में तारे नहीं आएंगे, वहां नजर आएगी गोलाकार कक्षाएं। क्या आएगा नजर? वहां पर इन तारों की गोलाकार कक्षाएं नजर आएंगी। यदि फोटो उत्तरी गोलार्ध में खींचा जाए, फोटो कहाँ से खींचा जाए? उत्तरी गोलार्ध में खींचा जाए तो तुम देखोगे कि एक तारा ऐसा है जो कक्षा में घूमने के बजाय स्थिर नजर आएगा। एक तारा ऐसा है, जब कहाँ से फोटो ली जाए? उत्तरी गोलार्ध से, ठीक है, तो वो तारा अपनी कक्षा में यानी अपने स्थान पर घूमने के बजाय कैसा आएगा नजर आपको? स्थिर, यानी एक जगह पर रुका हुआ स्थिर दिखाई देगा। वही है ध्रुव तारा। कौन सा तारा है? ध्रुव तारा है, जिसकी हमारी पौराणिक कथा में महत्व का स्थान प्राप्त है। देखिए, ये जो ध्रुव तारा है, ये जो हमारी पौराणिक कथा है उसमें इसका महत्व का स्थान प्राप्त है। ध्रुव तारे का जो महत्व है उसका स्थान इसमें प्राप्त है। ध्रुव की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है। देखिए, ध्रुव की कहानी भी इसमें दी हुई है आपकी बुक में। देखिए, पढ़िए क्या कहानी है। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। किसकी थी? उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि।
कौन कौन सी थी बेटा? सुनीति और सुरुचि, जिनमें सुरुचि उन्हें अधिक प्रिय थी। देखिए जो राजा थे उत्तानपाद, तो वो सुरुचि को अधिक प्रिय लगते थे। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देखकर, एक दिन क्या हुआ कि सुरुचि के पुत्र उत्तम, सुरुचि के पुत्र का क्या नाम था? उत्तम, तो उसको अपने पिता की गोद में बैठे देखकर सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी वहां बैठना चाहा। देखिए सुनीति के पुत्र का क्या नाम है? ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र का क्या नाम है? उत्तम। तो देखिए जो सुरुचि का पुत्र उत्तम था वो अपने पिता की गोद में बैठा था, तो ये जो ध्रुव था इसने भी सोचा कि मैं भी एक दिन अपने पिता की गोद में बैठूंगा। तो उसने पिता की गोद में बैठना चाहा, परंतु सुरुचि ने उसे वहां से जबरदस्ती हटा दिया। क्या किया? सुरुचि ने उसको वहां से हटा दिया। इस घटना से क्षुब्ध होकर बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की। और क्या हुआ? जब ये घटना हुई, ध्रुव को गोद से हटा दिया सुरुचि ने, तो ये ध्रुव क्षुब्ध हो गया, यानी दुखी हो गया। तो जब ये दुखी हुआ तो इसने क्या किया कि भगवान शंकर की तपस्या करना शुरू कर दी। आखिर भगवान प्रसन्न होकर बोले, और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले बेटा वर मांगो। क्या बोले? कि बेटा वर मीन्स वरदान मांगो। तो ध्रुव ने ऐसे स्थान की मांग की, ध्रुव ने देखिए क्या मांगा? ऐसे स्थान की मांग की जहां से उसे हटाया ना जा सके। ध्रुव ने क्या कहा? हमको ऐसा स्थान प्रदान कीजिए कि जहां से हमको हटाया ना जा सके। वही ध्रुव आकाश में आज भी अटल मालूम पड़ता है। अटल यानी अडिग। देखिए किसी खास प्राकृतिक घटना को जिसका कारण विज्ञान द्वारा नहीं मिलता है, किसी खास प्राकृतिक घटना को जिसका कारण विज्ञान द्वारा नहीं मिलता, ऐसी लोक कथाओं में गढ़ लिया जाता है। देखिए जो खास घटना होती है, प्राकृतिक घटना, वो हमें विज्ञान द्वारा नहीं मिलती है, तो क्या होता है? उन्हीं किसी लोक कथा में उसको गढ़ लिया जाता है, लिख लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता जाता है, कारण मीमांसा, जिस प्रकार से जैसे विज्ञान उन्नति करता है उसी प्रकार, यानी कारण मीमांसा यानी जांच पड़ताल। कारण मीमांसा जानते हैं, मतलब इसका अर्थ जांच पड़ताल भी आगे चलकर हो ही जाती है, और फिर लोक कथा केवल एक मनोरंजक कहानी के रूप में ही रह जाती है। और क्या होता है कि जो ये लोक कथा होती है तो ये एक मनोरंजक कहानी के रूप में रह जाती है। अब देखिए ध्रुव तारा अटल क्यों प्रतीत होता है? जो ध्रुव तारा है ये अटल यानी अडिग एक जगह पर स्थित क्यों प्रतीत होता है? ये सभी कथाएं गोलाकार क्यों हैं? ये सभी कक्षाएं गोलाकार क्यों हैं? 2000 पहले यूनानी निरीक्षकों की ये धारणा थी। 2000 साल पहले जो यूनानी निरीक्षक थे उनकी ये धारणा थी, यानी सोच थी कि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड एक गेंद के रूप में फैला हुआ है। क्या धारणा थी, क्या विचार थे? कि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड एक गेंद के रूप में फैला हुआ है और यह गेंद एक धुरी पर घूमती है। क्या धारणा थी कि जो पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड एक गेंद के रूप में जो फैला हुआ है, किसके रूप में बच्चों? गेंद के रूप में जो फैला हुआ है, और ये गेंद एक धुरी पर घूमती है। इस धारणा के अनुसार तारे इस गेंद पर चिपके प्रकाश स्रोत हैं। और क्या है, जो धारणा थी, जो विचार थे, उनके अनुसार क्या था कि जो तारे हैं ये इस गेंद पर चिपके हैं और एक प्रकाश का स्रोत है जो गेंद के साथ साथ घूमते हैं। और
देखिए क्या था कि जो गेंद के साथ साथ घूमते भी हैं। ध्रुव तारा गेंद की धुरी पर होने के कारण नहीं घूमता। और क्या था कि ध्रुव तारा गेंद की धुरी पर होने के कारण नहीं घूमता है। एक गेंद को किसी भी व्यास के चारों ओर घुमाकर देखो। अब देखिए एग्जाम्पल दिया गया, एक गेंद को किसी भी व्यास के चारों ओर घुमाकर देखो। गेंद की सतह पर दो बिंदु ऐसे मिलेंगे जो सदा स्थिर रहते हैं। देखिए अब क्या आएंगे, 5वीं सदी में जन्मे भारतीय ज्योतिर्विद आर्यभट्ट ने इस धारणा का खंडन किया था। अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में उन्होंने यह दलील दी। देखिए जो ये आप लोगों को नीचे बताया गया है, आर्यभट्ट ने जो बताया है, ठीक है, इसको अब कल पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।